guys, this is the 10th chapter which I am going to start, and you have to get, you will get all the result whatever will be in the 10th. मैं आप लोग को सारे टेंस को पढ़ाऊंगा रिलेटेड टू योर कोर्स, और इसमें टेंस जो होता है जो कॉमन होता है सभी क्लास के लिए, क्लास 5 टू क्लास 12, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ने से आप लोग को हेल्प मिलेगा। जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो फर्स्ट पार्ट में जो टेंस है। तो टेंस होता क्या है, क्या आप लोग जानते हैं टेंस क्या होता है? तो उसको आप संक्षेप में जानेंगे। टेंस इज ए टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस एक तरह का समय होता है जो समय के बारे में बताता है और किस समय में कौन सा कार्य किया गया है। तो टेंस इज ए टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक। तो ये छोटा सा डिफिनेशन है, और उसके बाद फिर हम इसको हिंदी में भी जानेंगे कि क्या कि किसी कार्य को करने के समय का बोध कराने वाले सेंटेंस की टेंस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि काइंड्स ऑफ टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस देखते हैं। तो काइंड्स ऑफ टेंस वैसे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ओके। तो फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंस के 3 काइंड्स हो गए, और हर एक काइंड्स के उसके जैसे कहते नहीं है कि उसके भी भेद होते हैं, भेदों के भेद होते हैं। तो उस तरह से प्रेजेंट टेंस में कुल 4 पार्ट होते हैं, मतलब सारे में 4-4 पार्ट होते हैं। इसलिए आराम से केवल आप प्रेजेंट का याद कर लेंगे तो सबका याद हो जाएगा, क्योंकि बस आपको टेंस का नेम चेंज करना पड़ेगा, काइंड्स को नहीं चेंज करना पड़ेगा। पहला क्या होता है? प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने केवल लिखा है इंडेफिनिट, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ओके। और दूसरा क्या है? कंटीन्यूअस में लिख रहा हूँ, इट मींस आप लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और तीसरा क्या है? परफेक्ट, इसका मतलब आप लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। और लास्ट में आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका मतलब आप समझेंगे प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से सारे में वही काइंड्स आएंगे, बस अंतर क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसी तरह से हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से आप इसको रिलेट कराएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे, और सेकेंड पार्ट इसका भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे, और थर्ड पे आएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे, और जब फोर्थ नंबर पे आएंगे इस टाइप पे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आप लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक काइंड्स बताया, एक टेंस का काइंड बताया, और सब आप लोग को पता चल गया। अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? जैसे इसमें अगर हिंदी में जनरली कहा जाए तो हिंदी में तो सब लोग पढ़ते चले आए हैं कि जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश, देन दिस टेंस ऑलवेज शोज अस अबाउट द हैबिट एंड रूटीन इन द प्रेजेंट टाइम, ओके। तो लाइक वह खाना खाता है, वह रोज विद्यालय जाता है, ठीक है, क्या शो कर रहा है? या तो हैबिट या तो रूटीन, ठीक है। इस तरह से हम हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पहचान कर सकते हैं। तो मैं डिफिनीशन नहीं लिख रहा हूँ, डिफिनीशन बोल दे रहा हूँ जो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। काफी पेन रखे हो तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स अस अबाउट द हैबिट एंड रूटीन इन द प्रेजेंट टाइम। और हिंदी में अगर बात किया जाए
पहचान की, तो जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे, जो हमको सेंटेंस ट्रांसलेट करना है उसको हम कैसे यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर आता है इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, जो कि कई तरह के बनते हैं, 6 तरीके से बनते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आता है, तो मैं लिखता हूँ, मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा अभी आप समझ जाए। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब है, मेन वर्ब समझिएगा, और ऑब्जेक्ट रहता है, और भी जो अदर पार्ट सेंटेंस के होते हैं पीटीसी में ले लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज और इसमें करते हैं, यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो मेन वर्ब में केवल अफर्मेटिव में यस और यस लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसमें कोई यस और यस हम नहीं लगाते, मतलब केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसमें कोई यस और यस नहीं लगाते। ठीक है, हाँ एक चीज और, यू और आई, मतलब आई मींस मैं और यू मींस तुम या आप, तो देखने में लगता है कि ये सिंगुलर है, बट आई और यू के साथ जान लीजिए हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, उसके साथ कोई यस और यस नहीं लगाते। कान में एकदम सेट कर लीजिएगा कि आई और यू के साथ हम यस और यस का प्रयोग ही नहीं करते हैं मेन वर्ब के साथ, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को आप लोग एकदम हमेशा के लिए दूर कर लीजिए कि आई और यू के साथ देखने में सिंगुलर लगता है, लेकिन हम कभी भी यस और यस नहीं लगाते। ठीक, तो स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। उसके बाद अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्ट ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ डज हम क्यों लगाए, डज हमेशा सिंगुलर, क्योंकि बोला था मैंने अफर्मेटिव में यस और यस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, इसीलिए यहाँ पे डू जो है उसके साथ यस लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो यस और जो डू रहता है उसमें यस और यस नहीं जुड़ा है तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जाएगा, आई और यू के साथ भी डू जाएगा, और जितने भी जैसे नेम है, उसके बाद सी है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमेशा यस और यस हेल्पिंग वर्ब में लगाएंगे, जैसे डज हो गया। ठीक है, और हम कुछ सेंटेंस बताते हैं। ठीक है, जैसे अगर सिंपल सेंटेंस लेते हैं, वह घर पर रोटी पकाती है, एग्जांपल लेते हैं, वह घर पर रोटी पकाती है। वह घर पर रोटी पकाती है, तो क्या होगा, यहाँ गर्भ है इसलिए सी लगेगा, ही नहीं आएगा, सी। उसके बाद सब्जेक्ट है, मैंने बोला था कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर रखते हैं, जिसमें और एक भी बताया था हिंदी में, जिस वाक्य के उसमें ता है, ती है, ते है, वो मुख्य क्रिया होता है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब पकाती है, इसका मतलब मेन वर्ब वही हो गया, तो उसके बाद सी के बाद वही लाएंगे। क्या पकाने का इंग्लिश कुक होता है, और चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए मैं यहाँ में यस लगाऊंगा मेन वर्ब के साथ। सी कुक क्या पकाती है, रोटी, तो रोटी का चपाती लिखते हैं। ठीक है, ब्रेड नहीं लिखेंगे, चपाती लिखेंगे। सी कुक्स चपाती एट होम, क्योंकि ये उसके घर से बात हो रही है रिलेशन, इसलिए, क्योंकि जब खुद का घर होता है तो वहाँ होम लगाते हैं, और जब खुद का घर नहीं होता है तो वहाँ पे हाउस लगाते हैं। ठीक है, तो एक पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा नेगेटिव का देख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो मोहन बारिश में बाहर नहीं जाता, तो मोहन बारिश में बाहर नहीं जाता है। ठीक, तो इसका हम बताएंगे, मैंने बोला है सब्जेक्ट हेल्पिंग को डू या डज, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, क्योंकि सबसे पहला जो सेंटेंस का पार्ट होता है वो रिएक्शन सब्जेक्ट की होता है। ठीक है, तो मोहन, उसका मैंने बोला हेल्पिंग लगेगा, मोहन क्या है देखने में सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, वहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट इसका बोला है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब बोले हैं जाता यहाँ पे, तो डज नॉट गो, कहाँ, बाहर, आउटसाइड, डज नॉट गो आउटसाइड इन रेन, मतलब बारिश में, तो इन रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमने सेंटेंस भी बताया, और इसी तरह से एक मैं रूल सिंपल सा बता दे रहा हूँ